हेलो एवरीवन, गेट 2026 की रिस्पॉन्स शीट और हेंस क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर कीज वो भी हमारे पास आ चुकी है। ऑफिशियल जो है वो हमारे पास आ चुकी है। मेरे पास अभी करंटली जो सेकंड शिफ्ट थी आफ्टरनून वाली, उसकी मेरे पास क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन पेपर एंड मास्टर आंसर की आई है। तो इसलिए पहले मैं आफ्टरनून सेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा टेक्निकल के, राइट, फ्रॉम 1 टू लेके 25 तक, जितने भी वो सारे सब्जेक्ट्स मिला के, राइट, क्योंकि पेपर सभी सब्जेक्ट्स का होता है। तो सिंगल सब्जेक्ट की बजाय मैं कंबाइंडली पूरा जो गेट का हमारा मास्टर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये इस वीडियो में हम उस 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मास्टर क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो रहे हैं आफ्टरनून सेशन के, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी, बिकॉज देयर आर सम टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस फॉर मी, तो उसकी वजह से मैं मैक्सिमम 1 घंटे तक की ये वीडियो में बनाऊंगा। अगर एक्सीड हो रही होगी उससे तो देन इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सेकेंड वीडियो, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, पहले टेक्निकल एंड देन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, दोनों सेक्शंस के, ठीक है। पर आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आफ्टरनून सेशन के टेक्निकल सेक्शन के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। पर उससे पहले जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी कहते रहे, इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट हो, राइट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ भी कहते रहे, पर आपके पते की अगर मैं आपको बात बताऊं तो किसी एक पेपर के लिए, कोई भी पेपर अगर हो, किसी एक पेपर के लिए आप अपनी जवानी को खराब मत कीजिएगा, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जब आपकी डिग्री खत्म हो गई, आई वुड सजेस्ट मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स लेके आप अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करिए। जॉब मिल रही है, वेरी वेरी गुड। जॉब नहीं मिल रही तो एमटेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करी है तो किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एमटेक की एडमिशन मिल जाएगी, राइट। तो आप उधर एमटेक कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा। यूपीएससी वालों की तरह ऐसे नहीं, राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज वालों की तरह ऐसे नहीं करना कि अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी और उसके बाद देख रहे हैं कि अब हम करें तो करें क्या, राइट। इस तरीके की जो मानसिकता है उससे हमको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट वालों के पीछे लग के हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। एमटेक नहीं कर रहे तो कोई ना कोई आपको फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होगा, राइट। एग्जाम की प्रिपरेशन साथ करते रहिए, इट्स ओके, पर फाइनेंशियली आप अपने पैरों पर खड़े होइए अगर आप एमटेक नहीं कर रहे तो, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर एमटेक कीजिए, ठीक है, ताकि उसके बाद कोई ना कोई आपका स्कोप हो। एमटेक के साथ तैयारी कर लीजिएगा जितनी हो सके, राइट। तो आज जिस पर्पज के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं उसको मैं कंटिन्यू करूं। जो 11th क्वेश्चन इसमें नजर आ रहा है, टेक्निकल का फर्स्ट हो गया, पर जो नंबरिंग दी हुई है गेट आईआईटी गुवाहाटी ने जो सेट किया है उसमें 11th है, राइट, क्योंकि 1 एप्टीट्यूड वाला क्या हो गया, 11th है ये क्वेश्चन, टेक्निकल में फर्स्ट हो गया, 11th क्वेश्चन है ये। अभी क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा। रादर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 3 सेकंड्स के लिए भी क्यों रखना, आपका टाइम वेस्ट क्यों करना। मैं ये वाली जो हमारा ऐसे मास्टर क्वेश्चन पेपर है जो मेरे पास अभी आया है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप साथ में इसको रेफर करके आप देख लीजिएगा।
मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता. आप यू कैन रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर दैट आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन. राइट नाउ मैट्रिक्स ए हैज आइगन वैल्यूज 1 2 एंड 3. बीच बीच में पानी भी पीता रहूंगा. राइट आइगन वैल्यूज 1 2 एंड 3 ए के दे दिए. फिर ए स्क्वायर की ट्रेस पूछी है. राइट ए मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज आपको बता दिए 1 2 3. ए स्क्वायर की ट्रेस पूछ ली. ट्रेस मतलब अगर आइगन वैल्यूज की टर्म्स में बात करूं तो ट्रेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज. पर ए की नहीं, नो नॉट ए स्क्वायर के. ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज का सम वो होगा ए स्क्वायर की ट्रेस. तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज पहले लिख लो. ए के ये है तो ए स्क्वायर के क्या होंगे, इसके स्क्वायर 1 4 एंड 9. तो इसकी ट्रेस क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर विल बी व्हाट 1 + 4 + 9. इट इज व्हाट 9 + 5 14. इट इज बी पार्ट. राइट अब जो ये 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, इसमें क्या है, 5th डिग्री पॉलिनोमियल इन x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0. ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव. मतलब ये कुछ ऐसा पॉलिनोमियल है f of x इज इक्वल टू ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस e. राइट कुछ ऐसा पॉलिनोमियल है और ये a b c d e सभी पॉजिटिव है. और इसमें जो भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमको लेके चलनी है. The first derivative of the polynomial is obtained numerically at a point by using the first order forward as well as the first order backward difference methods. Right? ये हमको पता है, ये न्यूटन ने हमको दिए थे. Identical step lengths are used for both the methods. Right? जैसे f' होता है. Right? Forward difference और backward difference methods ये क्या होते हैं, f' is equal to what, f of x0 प्लस h. अगर x0 पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x0 फॉरवर्ड गए, h फॉरवर्ड गए, h स्टेप हमने फॉरवर्ड लिया, x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 बाय h. राइट h है हमारा स्टेप लेंथ, h फॉरवर्ड गए, x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 बाय h. अगर x0 पे हमको डेरिवेटिव देखना है, f' देखना है, ये फॉरवर्ड. अगर बैकवर्ड मतलब x0 से बैकवर्ड गए तो f ऑफ x0 माइनस, इससे बैकवर्ड जाना है, f ऑफ x0 माइनस h डिवाइडेड बाय स्टेप हमारे पास h है ही. राइट नाउ अब इसमें अगर आप देखोगे तो सभी a b c d e एवरीथिंग इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो हमको कमेंट करना है कि जब फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से हम कुछ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एक्चुअल डेरिवेटिव से ज्यादा होगा, कम होगा, अंडर एस्टिमेट करेगा, ओवर एस्टिमेट करेगा, क्या होगा. ओके अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं सहारा लूंगा सेकंड डेरिवेटिव का. सेकंड डेरिवेटिव x देखिए ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, हमको बताया हुआ क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 है. ऑल कोफिशिएंट्स आर आल्सो ग्रेटर देन 0. तो इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे दैट विल आल्सो बी व्हाट, उसका जो स्पेशली जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, राइट, वो भी क्या होगा, जो x स्क्वायर के साथ आएगा, और जो मैक्सिमम इसकी पावर होगी x क्यूब होगा, राइट, सेकंड डेरिवेटिव में, उसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव. राइट x स्क्वायर के साथ दैट इज ऑल्सो कोफिशिएंट पॉजिटिव. तो कहने का ये मतलब है कि जो हम ऐसे पैराबोला देखते होते हैं कनकेव अपवर्ड्स, ऐसा कुछ पैराबोला हमको देखने को मिलेगा. राइट ऐसा कुछ पैराबोला हमको देखने को मिलेगा. ठीक है, हाँ उसकी शेप क्योंकि हायर पावर्स है x की तो कुछ डिफरेंट हो सकती है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, पर इससे लेना देना है कनकेव अपवर्ड्स वाला जो ये होता है. ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, राइट, सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, राइट, जैसे हमारे पास ये होता है f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c.
अगर ये ए पॉजिटिव हो तो ऐसे हमारे पास ऊपर बनता होता है कनकेव अपवर्ड्स। तो जो ये वाला है ग्राफ, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द राइट जा रहे हो वैसे वैसे स्लोप बढ़ रही है, ठीक है। स्लोप इसकी जैसे जैसे आप राइट जा रहे हो वैसे वैसे बढ़ रही है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि जो इधर टुवर्ड्स द राइट जाएं माइनस पिछले वाला डिवाइड बाय स्टेप लेंथ। ओके, तो अगर मैं टुवर्ड्स द राइट जा रहा हूं तो स्लोप बढ़ रही है। स्लोप अगर बढ़ रही है तो ऐसे फॉरवर्ड डिफरेंस से जो मैं निकालूंगा उससे राइट सीकेंट निकालूंगा मैं। अगर कोई दो पॉइंट्स ज्वाइन करके उनको मैं ज्वाइन करूं उसको मैं कहूंगा सीकेंट। जैसे आरसीसी में पढ़ते नहीं हो आप, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आरसीसी में? आप बिल्कुल ओरिजिन को ज्वाइन करते हो उस पॉइंट तक, राइट, जो भी हमारा कंसिडरेबल पॉइंट होता है। टेंजेंट होता है इमीडिएट जो टेंजेंट है, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आरसीसी में पढ़ते हो आप। तो ऐसे जैसे सीकेंट इसका बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं वैसे वैसे टेंजेंट बढ़ रहा है, राइट, रेट इज इंक्रीजिंग। तो सीकेंट जो होगा दैट विल बी मोर, राइट। तो फॉरवर्ड डिफरेंस से हम ओवर एस्टिमेट कर देंगे। जो एक्चुअल इधर आना था ऐसे, फॉरवर्ड डिफरेंस से आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया, राइट, क्योंकि जैसे जैसे टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं वैसे वैसे रेट इंक्रीज कर रहा है। और ये ऐसा ही है एफ डैश एक्स क्या टुवर्ड्स द राइट फॉरवर्ड जाके फिर माइनस जो फॉरवर्ड जाके। तो जब फॉरवर्ड जा रहे हैं तब तो रेट इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे फॉरवर्ड मेथड लगाओगे तो जो सीकेंट आएगा दिस विल बी मोर देन द एक्चुअल टेंजेंट। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ओवर एस्टिमेट कर देगा। पर स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है दैट दिस अंडर एस्टिमेट्स द ट्रू डेरिवेटिव। तो गलत हो गया ये, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड ओवर एस्टिमेट्स द ट्रू डेरिवेटिव। ये क्या है बैकवर्ड डिफरेंस मेथड? बैकवर्ड में क्या है कि जिस पॉइंट पे हम हैं उससे इधर जा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जब टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे हैं तब क्या हो रहा है? तब डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे इससे आप गए थे तो डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा था तो सीकेंट ऊपर आया था ट्रू टेंजेंट से। उसी तरह बैकवर्ड से जब आप देखो, क्योंकि बैकवर्ड जाने से जो टेंजेंट है, जो वो पॉइंट है, रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज डिक्रीजिंग। तो बैकवर्ड जाने से इसी तरह सीकेंट बिलो लाई करेगा एक्चुअल टेंजेंट से। फॉरवर्ड से ऊपर लाई कर रहा था क्योंकि जैसे जैसे आप इधर टुवर्ड्स द राइट जा रहे थे तो ऊपर, तो सीकेंट ऊपर लाई कर रहा था अगर आप टुवर्ड्स द राइट जा रहे थे एक्चुअल टेंजेंट से। तो बैकवर्ड से इट विल लाई बिलो एक्चुअल टेंजेंट से। तो बैकवर्ड अंडर एस्टिमेट कर देगा। पर इसने क्या ओवर एस्टिमेट स्टेटमेंट में रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो इसका हो गया आंसर हमारा बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। ए पार्ट इज द आंसर, ए पार्ट। नाउ अब जो ये 13th क्वेश्चन है दिस इज अबाउट फोरियर सीरीज। इसका जो पीरियड है फोरियर सीरीज का वो कितना है 2 पाई। क्यों? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये हमको दिया, मतलब पीरियड इज 2 पाई। पीरियड 2 पाई, ओके, पीरियड 2 पाई, पीरियड 2 पाई। इसके साथ ही अगर आप एक चीज को ध्यान दो तो एफ ऑफ 0 पे अगर आप देखो, राइट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, तो उसको अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन। और जो ऑड फंक्शन होता है उसके लिए फोरियर सीरीज में हमको पता है दैट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये किससे आता है? अगर आपको डायरेक्टली अगर आपने ये चीज रटी है तो उसकी जरूरत नहीं है। ये सिंपली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इंटीग्रेशन वाली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है उसका यूज करके ये वाली चीज आ जाती होती है, ठीक है। तो बी एन
बी एन वैसे तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2/L 0 to L f ऑफ एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल डी एक्स, पर ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा राइट, क्योंकि अलग अलग करके हमको दिया हुआ है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से चलते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हमको कहता है 1/L। L इसमें क्या होगा ये हम कैसे जज करें? वैसे तो देख के पता लग रहा है दैट -L to L वेरी कर रहा है, तो L इज ऑफ कोर्स इक्वल टू पाई हियर। बट फिर भी अगर आपको थोड़ी सी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारा C to C plus 2L वेरी करता होता है। C इसमें क्या है -पाई, राइट? तो C -पाई है, C plus 2L मतलब C -पाई प्लस 2L इज इक्वल टू व्हाट? पाई। तो ये इधर चला गया 2 पाई, L इज इक्वल टू पाई, यहां से L इज इक्वल टू पाई आ गया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, राइट। अब हम चलते हैं Bn क्या है? Bn इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारा मास्टर फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज वाला उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। Bn 1/L, L इज व्हाट? पाई हमने निकाल लिया। C to C plus 2L होता है, मतलब -पाई to 0 और फिर 0 to पाई हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, -पाई to 0 अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। -पाई to 0 f ऑफ x इज -1 साइन ऑफ n पाई x बाय l इज व्हाट? पाई, पाई के साथ पाई कट गया dx प्लस 0 to पाई f ऑफ x इज 1 साइन nx, आप इधर से देख सकते हैं तो साइन nx। ओके, डन। अब bn इज इक्वल टू व्हाट? 1/पाई इंटू साइन nx की इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx बाय n, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, कॉस nx बाय n फ्रॉम -पाई टू 0 प्लस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इधर माइनस है नहीं कुछ तो माइनस ही आएगा, माइनस कॉस ऑफ nx बाय n ऑफ कोर्स फ्रॉम 0 to पाई। ना इसको आई कैन इधर रख सकता हूं मैं, तो 1/पाई कॉस 0 1/n कॉस n इंटू माइनस पाई, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माइनस एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस n पाई, माइनस पाई को मैं पाई ही पढ़ूंगा, कॉस n पाई इज -1, सो प्लस -1 टू द पावर n बाय n। कॉस n पाई क्या होता है? -1 टू द पावर n, राइट? स्टैंडर्ड हमको पता ही है, इतने तो रिजल्ट हमको पता ही है। कॉस n पाई -1 टू द पावर n, n नीचे है ही, प्लस कॉस, ये माइनस आएगा इधर क्योंकि इधर माइनस है, माइनस कॉस n पाई -1 टू द पावर n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे वाली लिमिट के लिए, तो प्लस ये cos 0 1/n, so this will become, अब जो 2/L वाला फॉर्मूला होता है अब उसमें कन्वर्ट हो गया हमारा Bn, so 2/पाई। पर अगर पहले करते तो कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो सकती थी क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, तो 2/पाई इंटू ये 2/n, n भी आ जाएगा कॉमन, 2/n पाई, तो यहां पर cos n पाई -1 टू द पावर n, एंड दिस इज, इधर माइनस आना था, सॉरी लिमिट रखते हुए थोड़ी सी गलती होगी, 2/n पाई इट विल बी 1 -1 टू द पावर n, ये हमारा आ गया Bn, 2/n पाई 1 -1 टू द पावर n, ये आ गया Bn, आ गया Bn। अब इसको सारे को मैं कर दूंगा रब, सो दैट आई कैन सॉल्व इट फुली। Now, this has been rubbed. So now we will proceed to the next step. Next step की अगर हम बात करें, right? This was also all for Bn. Bn हमने निकाल लिया, तो इसकी अब हमको कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको मैं रब कर दूंगा।
everything will be rubbed. Now bn आ गया हमारे पास, राइट, 2/n पाई 1 माइनस 1 टू द पावर n। अब bn जब हमारे पास आ गया तो सिंपली फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x विल बी इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन ऑफ n पाई x बाय l क्या है पाई, तो साइन ऑफ nx, साइन ऑफ nx, दिस विल बी द फोरियर सीरीज। a नॉट a n 0 ही है, राइट, ऑड फंक्शन है क्योंकि n इज इक्वल टू 1 bn साइन ऑफ nx। तो 2/n पाई, 2/n पाई, ये लेट्स डायरेक्टली राइट द वैल्यूज। जब n की वैल्यू 1 होगी तो 2/पाई को तो हम कॉमन कर लें, ओके, 2/पाई को हमने कर लिया कॉमन। जब n की वैल्यू 1 होगी तो -1 टू द पावर 1 इट विल बी -1, 1 माइनस -1, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है, इधर प्लस इधर +1 कर दिया, जो -1 था इधर माइनस था, अंदर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 की पावर n+1, आसान हो गया हमारे लिए काम। n की वैल्यू 1 रखी, -1 स्क्वायर 1, 1 + 1 2, सो 2, ये तो bn है ना, पर साथ में साइन भी है, साइन nx, साइन ऑफ x, 2 साइन x। n की वैल्यू रखी हमने 2, 2 + 1 3, ये हो गया नेगेटिव, -1 क्यूब नेगेटिव, 1 - 1 0, तो bn आ गया 0। जब bn ही 0 आ गया तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0, तो ओके, वैनिश्ड। थर्ड, n की वैल्यू 3 रखी तो ये आ गया पॉजिटिव, तो 1 + 1 2, 2 and 2 is 4, so it is 4। ऐसे करो, 2 हर बार कॉमन आ रहा है हमारा, राइट, ये हमको पैटर्न अब नजर आ गया कि 2 हर बार कॉमन आ रहा है, तो इधर मैंने कर दिया 2 ऐसे, साइन x लिख दिया, प्लस 3 में जब 3 रखा तो ये तो 2 and 2 मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 3, पाई भी कॉमन लिया हुआ, सब कुछ कॉमन लिया हुआ है, बस n आएगा, n की वैल्यू 3, n 3 और इधर 3 रखा है, तो साइन 3x, साइन 3x, इधर से नीचे डिनोमिनेटर में 3, तो इसी तरह 4 वाला कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जैसे 2x नहीं आया 4x नहीं आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। इधर 5 में आएगा, इस पैटर्न को देखो, साइन x बाय 1, क्या रख के देख सकते हो, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है। साइन x बाय 1, साइन 3x बाय 3, साइन 5x बाय 5, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, फोरियर सीरीज वाला, 4/पाई, ये ब्रैकेट में जो है सो है, दिस बिकम्स 4/पाई साइन x प्लस साइन 3x बाय 3 प्लस साइन 5x बाय 5, ए पार्ट ऑफ द मास्टर क्वेश्चन पेपर इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे 14th क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 14th क्वेश्चन। इसमें आप देखिए कि आपको एक आरसीसी बीम दी हुई है, ठीक है, आरसीसी बीम की विड्थ दे दी, इफेक्टिव डेप्थ दे दी, एएसटी आपको दे दिया, एक्सयू ध्यान दीजिए अब जो बोलने वाला हूं, एक्सयू आपको दे दिया, एक्सयू मैक्स निकालने का आपको फॉर्मूला दे दिया, पूछ लिया कौन सा फेलियर होगा। यार ये क्वेश्चन अगर आपका पास टाइम कम है ना, तो डायरेक्टली आपको ए पार्ट कंप्रेशन फेलियर के ऊपर टिक करना है, यस आंसर इज कंप्रेशन फेलियर। पर अगर टाइम कम है तो हम इतनी भी हम खिचल नहीं करेंगे कि हम इसको निकालें, इतनी भी खिचल नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि जो जनरल फेलियर होता है, राइट, जो बीम्स का, वो जब हम एक्सयू और एक्सयू मैक्स को कंपेयर करते हैं और जब डिजाइन करते हैं अंडरइनफोर्स बीम हम डिजाइन करते हैं और डक्टाइल फेलियर हमारा एम होता है। पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा ये वाली वैल्यूज आपको दे दी, तो डेफिनेटली वो आपको कंप्रेशन फेलियर की तरफ लेके जाना चाहता है, राइट एग्जामिनर।
तो अगर टाइम कम है डायरेक्टली कंप्रेशन फेलियर के ऊपर मैं टिक करूंगा, बट अगर थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, फ्लेक्सिबल थोड़ा सा है, फिर मैं निकाल जस्टिफाई कर ही लूंगा, राइट, चेक कर ही लूंगा। एक्सयू मैक्स 0.4560, वैसे एफई 500 के लिए जनरली हम ले लेते होते हैं जब हम डिजाइन करते हैं 0.46D एक्सयू मैक्स, पर अब 0.4566 डी दे दिया हमको, 0.456 इफेक्टिव डेप्थ 550 mm, ये हमको दे दी 0.456 डी ले लो, तो ले लेते हैं 250.8 mm। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सयू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 302 mm, नहीं हुआ अगर आपसे इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। 302 mm एग्जाम का प्रेशर इज रियल थिंग। एक्सयू मैक्स ओके, एक्सयू साफ साफ नजर आ रहा है एक्सयू मैक्स से ज्यादा है, मतलब एक ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हमारे पास है, और ओवर इन्फोर्स में हमको पता है दैट ऑलवेज ब्रिटल फेलियर, ब्रिटल फेलियर का दूसरा नाम कंप्रेशन फेलियर, और इसमें हम करते होते हैं कि सिर्फ प्राइमरी कंप्रेशन ही आता है, सेकेंडरी कंप्रेशन हमको ओवर इन्फोर्स बीम में देखने को नहीं मिलता। नो, ये 14th क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। नाउ वी कैन मूव टू 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपको क्या है कि जो डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर, 15th क्वेश्चन दिस इज कैंटिलीवर स्टील बीम सेक्शन है, उसके ऊपर IS 800 2017 ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, क्या? MD डिजाइन मोमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 ZD FY by गामा m नॉट। अब पूछ लिया कि ये अपर बाउंड लगाने का IS 800 का रीजन क्या था, रीजन आपसे पूछ लिया। अब मान लो मुझे ये पता ही नहीं कि ये है भी रिस्ट्रिक्शन, मुझे ये पता ही नहीं है, मैं फिर भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन को कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप इसको थोड़ा सा ना, आप इसको नोट कीजिए, ये है क्या, 1.5 ZD FY by गामा m नॉट। 1.5 क्या है? शेप फैक्टर होता है रेक्टेंगुलर बीम का, जो हम जनरली प्रोवाइड करते होते हैं। तो वैसे स्टील बीम तो डिफरेंट भी होती है, जनरली आई सेक्शन भी हम प्रोवाइड करते हैं, बट 1.5 अगर आप इस नजरिए से देखिए कि शेप फैक्टर होता है, मैं आपको एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। 1.5 शेप फैक्टर होता है रेक्टेंगुलर बीम का, ये हमें पता है। तो शेप फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ZP बाय ZD, राइट, ZP बाय ZD मैं शेप फैक्टर को लिख सकता हूं। उसके बाद ZD FY बाय गामा m नॉट, ये मेरे पास है ही, गामा m नॉट तो एक सेफ्टी फैक्टर, वो तो हम लगाते ही हैं, राइट, ऑलवेज। तो जिसकी वैल्यू 1.1 होती है, वी ऑल नो। तो यहां से ZD और ZD कट जाएगा, ये आ गया ZP FY बाय गामा m नॉट। तो गामा m नॉट तो एक सेफ्टी फैक्टर आ गया, लीव इट असाइड। FY ZP ये क्या आ गई, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। डिजाइन मूवमेंट को प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी से कम ही रख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू रख रहे हैं। यस, ये तो होता ही है, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी से कौन सी चीज ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, वो तो अल्टीमेटली प्लास्टिक हिंज तक अगर हम पहुंच गए, उससे आगे तो कुछ नहीं, राइट। तो फिर मतलब प्लास्टिक एनालिसिस की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट, अवॉइड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर वर्किंग लोड, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अवॉइड हो सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट विल बी डिजाइन प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, इससे अगर कम रख रहे हैं तो अवॉइड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर वर्किंग लोड। ऑफ कोर्स जब हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो वर्किंग लोड का इस्तेमाल करते हैं, डिफ्लेक्शन जब हम देखते हैं तो वर्किंग लोड का इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज। नाउ 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ए प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम इन XY प्लेन, उसके पूछा गया। तो प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम जो भी होती है, प्लेन स्ट्रेन मतलब सिर्फ XY वाली स्ट्रेन, Z वाली जीरो, तो जो आखिरी होता है Z वाला, Z वाली रो जीरो, Z वाला कॉलम जीरो, हाँ इधर कुछ आ जाएगा, XY में कुछ ना कुछ आ जाएगा, ओके। तो ए ऑप्शन क्या है, सिग्मा Z इक्वल टू जीरो, ना गलत है। क्यों? क्योंकि जब प्लेन स्ट्रेन वाला केस होता है, मान लीजिए मेरा एक क्यूबॉइड है, राइट, क्यूब है, मेरा क्यूब है, तो उस क्यूब को मैंने इधर थिक प्लेट लगा दी, राइट, Z डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, सिर्फ XY प्लेन में मूव कर सकता है। तो जब मैं इसके ऊपर किसी भी वजह से ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो Z डायरेक्शन में स्ट्रेसेस तो आती हैं, सिग्मा Z आएगा, राइट।
ऊपर आपने प्लेट्स लगाई हुई हैं, मूव नहीं कर सकता, पर स्ट्रेसेस तो इंड्यूस हो रही है ना, राइट? अगर टेम्परेचर डिफरेंशियल मान लीजिए क्रिएट हो गया तो सिग्मा जेड जेड इक्वल टू 0, ये गलत है, होगा एप्सिलॉन जेड जेड इक्वल टू एप्सिलॉन जेड जेड इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई जेड, दिस इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। बी पार्ट। सी पार्ट में सिग्मा एक्स एक्स नॉट इक्वल टू, बाकी ये सी और डी थोड़े बकवास ऑप्शंस हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। 17th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कंडीशंस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस? प्योर शियर स्ट्रेस क्या होता है? सिंपल, प्योर शियर स्ट्रेस को अगर आप अच्छे से विजुअलाइज करना है, कुछ उसके बारे में बताना है, सीधा मोहर सर्कल देख लो उसका। मोहर सर्कल प्योर शियर स्ट्रेस का ऐसा होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे स्ट्रेस इनवेरिएंट का कंसेप्ट लगाओगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये देखिए इधर ये वाली और ये वाली स्ट्रेस इक्वल होती है, अलजेब्रिक सम अगर इनका देखोगे, ये मान लीजिए एग्जांपल ये 10 है तो ये -10, तो इक्वल टू 0 है, 10 - 10 इक्वल टू 0 है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई किसी भी प्लेन के ऊपर 0 होगा, क्यों? स्ट्रेस इनवेरिएंट का कंसेप्ट। तो किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में आ रहा है, ओके। ए ऑप्शन इज डेफिनेटली द विनर। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ओके 40 की लग रही है, 40 की लग रही है, ओके। अगर आप बी को देखोगे तो नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि दोनों ही टेंसाइल हैं। सी ऑप्शन को देखोगे दोनों कंप्रेसिव हैं। डी ऑप्शन देन अगेन, तो ये डेफिनेटली ए ऑप्शन विल बी द विनर ऑप्शन, राइट? ए ऑप्शन विल बी द आंसर। नो, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो 18th क्वेश्चन में आपको सिंपल से एक बीम दे दी, एच के ऊपर लोड लगा हुआ है, डेफिनेटली ये एक सिमेट्रिकल बीम है, आप देख सकते हो, ठीक है। 18th क्वेश्चन एक सिमेट्रिकल बीम है। आप इसको जब तोड़ना चाहो इंटरनल हिंजेस के बीच में, दो मेथड्स हैं आपके पास, या तो आप डेफिनेटली सीधे ही देख लो कि अच्छा सिमेट्रिकल बीम है, 30 15 इधर आएगा 15 इधर आएगा, तो एक साइड 15 आएगा इंटरनल हिंज के ऊपर लोड। अगर आप पूरा मतलब एक जो उसकी एफबीडी बना के देखना चाहते हो, स्ट्रेस, राइट, एक स्ट्रेस डायग्राम उसकी बना के देखना चाहते हो, फोर्स डायग्राम बना के देखना चाहते हो, तो 30 किलोन्यूटन इधर लग रही है, तो नीचे से दोनों क्या देंगे? 15 किलोन्यूटन दोनों, राइट? अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, नहीं तो सीधा भी आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल है, 15 इधर 15 इधर, तो एक साइड इंटरनल रेंज पे 15, तो राइट 30 ऐसे तो आ ही गया, नहीं तो शॉर्टकट बता रहा हूं, 30 को बीच में तोड़ लो सिमेट्रिकल है ना, तोड़ लो तो एक साइड 15 आएगा, ऐसे हम सोच लेते होते हैं, ठीक है। 15 ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हमारे, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हमारी ये मदद करता है। 15 किलोमीटर इधर आ गया, तो 15 इधर आएगा, ठीक है, 15 किलोमीटर इधर, और फिर बाद में कुछ यूडीएल दिया हुआ है, क्योंकि इंटरनल हिंज के ऊपर अगर 15 इधर है तो 15 इधर आएगा, बिकॉज एक्चुअल में इसके ऊपर अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो 0 आना चाहिए, तो 15 इधर तो 15 इधर, ठीक है। ये कंसेप्ट हम पढ़ते होते हैं सोमो स्ट्रक्चर में। उसके बाद यूडीएल दिया हुआ है, राइट, 2 मीटर की लेंथ के ऊपर यूडीएल है 4 किलोन्यूटन पर मीटर का। फिर आपसे पूछ लिया कि वर्टिकल रिएक्शन क्या है स्पोर्ट एल के ऊपर, वर्टिकल रिएक्शन क्या है? दिस प्लस दिस लोड, 15 प्लस 4 into 2 8, 15 and 8 is 23, so A part will be the answer, right? This is 15, 4 into 2 is 8, no, ये हमारा हो गया, ये 18th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया? 19th क्वेश्चन में कल्चरेबल कमांड एरिया हमको दिया है, बेस पीरियड दिया है, वाटरिंग डेप्थ दी है, डिस्चार्ज हमसे पूछ लिया। सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, जो हम ड्यूटी जब निकालते हैं, ड्यूटी और डेल्टा का हम रिलेशन देखते हैं, उसको डेराइव करते हैं, उसकी डेरिवेशन में हम कौन सी चीज को देखते हैं, डेरिवेशन कैसे हम उसकी करते हैं। डेरिवेशन जो उसकी होती है ड्यूटी और डेल्टा के रिलेशन वाली, जब डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाय ड्यूटी करते हैं, तो डेरिवेशन में ए इंटू
ए इंटू डेल्टा, सॉरी ए इंटू डेल्टा इक्वल टू क्यू इंटू बी, ये हम करते होते हैं। अब इसको याद कैसे करना है? ऑफ कोर्स दोनों साइड वॉल्यूम के यूनिट्स आनी चाहिए। जैसे अब मैंने गलती कर दी थी, फिर भी करेक्ट कर लिया, क्यों? मेरे दिमाग में है वॉल्यूम के यूनिट्स आ जाए दोनों साइड। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर सेकंड इंटू सेकंड, यूनिट्स यूनिट्स, मीटर क्यूब पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर क्यूब, वॉल्यूम के यूनिट्स आ गए। अब एरिया दिया हुआ है 10,000 हेक्टेयर्स, मतलब 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते सब कुछ। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर, 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर। डेल्टा आपको दिया हुआ है, डेल्टा इज 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। क्यू आपको निकालना है, बी आपको दिया 140 डेज, 1 डे इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए डेफिनेटली। नाउ क्यू आपको अब निकालना, वेरी वेरी इन इजी थिंग टू डू नाउ। 10 to the power 10 to the power 8 into 0.4 divided by 140 into 86,400, this is 3.31 मीटर क्यूब पर सेकंड। हमको जो रेंज दी है मीटर क्यूब पर सेकंड वाली ही पूछी है, ये भी देखना जरूरी है किसमें पूछी है, मीटर क्यूब 3.31। सो आवर आंसर इज ए पार्ट, इट लाइज बिटवीन 3 and 4। ऑप्शंस को देखना, ऑप्शंस 3 and 4 के बीच में, तो 90th का हमारा हो चुका है। नो 20th क्वेश्चन है मास कर्व ऑफ रेनफॉल के ऊपर, मास कर्व ऑफ रेनफॉल। हियर इट इज टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम on x-axis, and here it is cumulative रेनफॉल हमारी इस साइड होती है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल हमारी y एक्सिस के ऊपर होती है। तो मास कर्व पूछे, मास कर्व देखिए, जैसे जैसे टाइम के साथ हम इसकी जो मास कर्व होती है दैट इज क्या, कि ऐसे चलती रहती है, फिर कभी अगर रेनफॉल रुक गई तो ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे बनती रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन देखते हैं। स्लोप एट ए पॉइंट ऑन द कर्व कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, यस इट कैन बी, इधर सारे कहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव। स्लोप, सेकंड स्टेटमेंट, स्लोप एट ए पॉइंट ऑन द कर्व कैन बी 0, यस। देखिए ये वाला पोर्शन, जब रेनफॉल रुक गई, क्यूमुलेटिव मतलब एडिशन करते जाना है, जब रुक गई तब ऐड कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे बन गई, है हो ही नहीं रहा कुछ, ऐसे बन गई, फिर जीरो स्लोप, ठीक है। सेकंड भी ठीक है, दोनों सही है, ए पार्ट इज द आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ वी कैन मूव टू 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन हमको कह रहा है बेस्ड ऑन कैसेग्रांटीज प्लास्टिसिटी चार्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ इनऑर्गेनिक क्लेस हैविंग लिक्विड लिमिट ऑफ 0.4 और 40% रेंजेस बिटवीन, 40% है तो 21st क्वेश्चन, आईपी ऑफ ए लाइन हमको पहले देखना है, राइट। ए लाइन दिस ऑफ कोर्स यू नो 0.73 इंटू WL माइनस 20 होता है तो 20, 0.73 इंटू 20, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिस इज 0.73 इंटू 20, 14.6। अब बात किसकी हो रही है? इनऑर्गेनिक क्लेज की। क्लेज जो है, राइट, स्पेशली इनऑर्गेनिक क्ले, इट विल ऑलवेज लाई अबव द लाइन, 14.6 से ज्यादा, पर 14.6 से तो दो ऑप्शन ज्यादा है, 14.6 एंड 28.8 एंड सेकंड इज 23.4। क्या करें? तो उस कंसेप्ट का यूज करेंगे जो गेट में जनरली पूछा नहीं गया है, आई थिंक आज से पहले नहीं पूछा गया, अदर एग्जाम्स आईएएस वगैरह में पूछा जाता है पर इधर नहीं। पर अब उसका यूज हो गया, कौन सा? यू लाइन का। ये तो हमने ए लाइन का निकाला है, अब उसका यूज हो गया। अगर यू लाइन को देखें तो 0.9 इंटू WL माइनस 8 दैट विल बी 32, 0.9 इंटू 32। तो अब से यू लाइन भी आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर गेट 28.8। ये हमारा आ गया यू लाइन से। इनऑर्गेनिक के लिए है तो ए लाइन से ऊपर, पर कोई भी सॉइल यू लाइन से ऊपर नहीं लाई कर सकता। तो मतलब जो इसका
based on plasticity index will lie between 14.6 and 28.8. It is B part. समझ गए ना? ए लाइन से ऊपर लाई करेगा, क्यों? क्ले है। यू लाइन से ऊपर कुछ लाई नहीं कर सकता, मतलब 28.8 से कम है। इनऑर्गेनिक ले तो 14.6 से ज्यादा, तो रेंज आ गई 14.6 से 28.8 के बीच में। नाउ नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। आई शुड ऑल्सो सी द टाइम, कुछ ज्यादा टाइम ना हो गया हो। इट इज अलाउइंग अस। नेक्स्ट, ये तो सिंपल मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, नथिंग इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी हम कर लेते हैं। कन्वर्स लेबेयर फॉर्मूला हमको पता है, इट इज अबाउट पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, क्यू आ जाएगा। सेकंड इज हिले फॉर्मूला, हिले फॉर्मूला पाइल कैपेसिटी फ्रॉम डायनामिक। जनरली हम मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला पढ़ते हैं, राइट, जब हम डायनामिक कैपेसिटी ऑफ पाइल निकालते हैं। तो थर्ड, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट, इंक्रीज इन वर्टिकल स्ट्रेस बिलो फुटिंग। हम पढ़ते होते हैं कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज किसी भी शेप ऑफ फुटिंग के लिए ये यूज किया जा सकता है। तो थर्ड का आ जाएगा एस। फोर्थ कैम्पटन्स इक्वेशन एक ही वैसे तो रह गया, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सैचुरेटेड क्ले आर। स्कैम्पटन इक्वेशन का हम पढ़ते होते हैं कि ये सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड क्ले इट्स आर। तो QPSR, QPSR ए पार्ट इज द आंसर। ये यस, ये MCQ ही है, मल्टीपल सेलेक्ट इट इज नॉट, सो ए पार्ट इज द आंसर। और कोई ऑप्शन सेट भी नहीं बैठ रहा था। नाउ 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एन इंसिडेंट अकर्ड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावेदार क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि 4 लेन डुअल कैरिजवे है। 4 लेन डुअल कैरिजवे इट मींस 8 लेन रोड ओवरऑल, राइट। 4 लेन इधर, 4 लेन इधर। क्या हुआ एक्चुअल में, क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, क्या हुआ एक साइड के, जनरली हम देखते रहते हैं आजकल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में, आपने देखा होगा। ये चीज मैंने फेस करी है, आपने भी फेस करी होगी कभी ना कभी, कि एक साइड रोड बन रही है, राइट, रोड बन रही है या ऊपर से हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेसवे निकल रहा है, एक साइड रोड अब बंद होगी, अब हमको दूसरी साइड डिवर्ट किया गया है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, बंद होगी दूसरी साइड डिवर्ट कर दिया। ओके, नाउ फिर हम क्या करें, हमको ये बता दिया कि जो डिजायरेबल साइट डिस्टेंस था उस 4 लेन रोड के ऊपर, डिजायरेबल साइट डिस्टेंस ये हमको 360 मीटर दिया नॉर्मल कंडीशंस के अंडर। डिजायरेबल साइड डिस्टेंस जो 4 लेन डुअल कैरिजवे पे था दैट वाज 360 मीटर। और डिजायरेबल 4 लेन के ऊपर क्या होता है, ऑफ कोर्स 4 लेन रोड है, खुली है बहुत ज्यादा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD होता है। अब फिर हमको पूछ लिया कि जब दूसरी साइड डिवर्ट कर दिया, अब SSD कितना बचा उस रोड के ऊपर, राइट, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स मूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर SSD कितना बचा, ये हमसे पूछ लिया, SSD पूछ लिया। अब बात ये OSD और SSD के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं पता, पर एक ऐसी चीज है जो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जरूर कायम करेगी, कौन सी, जो OSD का सब्स्टिट्यूट होता है, कौन सा, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। जहां हम OSD नहीं दे पाते वहां हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देते हैं। और हमारे क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू सबसे बड़ा एडवांटेज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और SSD के बीच में हमको एक रिलेशन पता है, दैट इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ SSD। अब SSD कितना होगा, ऑफ कोर्स जब ये 4 लेन 2 वे भी बन गई तो वहां पे भी इट इज एम्पल स्पेस टू ओवरटेक, राइट। तो ISD एंड वो तो उतना ही रहेगा जो पहले था, ऑफ कोर्स इट इज 360 मीटर, राइट। स्पेशली जब जो रोड थी अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, तब हो सकता है OSD शायद हम ना दे पाए, बट ISD विल डेफिनेटली बी एंश्योर्ड बिकॉज इट इज 4 लेन 2 वे नाउ। तो 360 मीटर equal to twice of SSD. SSD will be equal to 360 by 2, 180 meters. Right. A little bit tricky question. So SSD is 180 meter. C part is the answer. आपने हो सकता है कुछ और सोच लिया हो,
बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दिस, ठीक है। हो सकता है आपने 360 सोच लिया हो सकता है आपने 720 सोच लिया हो, बट करेक्ट इज 180 मीटर, क्योंकि अब 4 लेन 2 वे रोड है ये, राइट। इट इज एम्पल स्पेस अवेलेबल, एम्पल स्पेस अवेलेबल है, तो ओवरटेकिंग इज परमिटेड, सो intermediate side distance will remain as it is 360 meter, and hence SSD जो हमसे पूछा है that can be found out as 180 meters. Now next question, 24th क्वेश्चन में हमको पूछा गया which one of the following statement is true, Kent efficiency और Kent excess के बारे में पूछा गया है। तो of course इसका आंसर ये पार्ट आएगा, Kent efficiency is related to train moving faster, right, और जो Kent excess है it is related to train moving slower। ये बहुत ही सिंपल सा ये पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, राइट, क्योंकि जो ट्रेन फास्टर मूव कर रही है उसके लिए हमने जो इक्विलिब्रियम कैंट हमने कोई दिया हुआ है, तो वो मतलब अगर कोई फास्ट जा रही है उसके लिए ज्यादा कैंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक डेफिशिएंसी है, कैंट डेफिशिएंसी है, और जो स्लो मूव कर रही है उसके लिए कम चाहिए, हमने ज्यादा दे दिया, तो उसके लिए कैंट एक्सेस हमारे पास है। तो इसका ये पार्ट आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द विंडरोज डायग्राम, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, दिस इज 25th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी पर्पस ऑफ विंडरोज डायग्राम इज फॉर द डिजाइन ऑफ, विंडरोज डायग्राम का जो हमारा मेन मोटिव होता है वो होता है जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है, ऐसे रनवे है, ऐसे हवाई जहाज उड़ेगा, इस तरफ क्रॉस विंड कंपोनेंट है जो इसकी परपेंडिकुलर हवा जो इसको धकेल देगी, राइट, वो कम से कम हो, ये हमारी कोशिश है, उसके लिए हम विंडरोज डायग्राम को बनाते हैं। तो मतलब एक तरीके से हमको ओरिएंटेशन डिसाइड करनी है हमारे रनवे की, तो इट इज ओरिएंटेशन ऑफ रनवे, बी पार्ट इज द आंसर। 26th क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेवलिंग सर्वे, a level surface at all points is normal to direction of force of gravity, yes, this is the definition। अगर लेवल सरफेस ऐसा है तो ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो ग्रेविटी इस तरफ होगी, तो लेवल सरफेस हमेशा एक परपेंडिकुलर होगा, राइट। जैसे टेंजेंट और नॉर्मल का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन एक लेवल सरफेस और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का होता है। टू लेवल सरफेसेस कैन क्रॉस ईच अदर, नो, दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अगर हम बात करें कि लेट्स से प्लेन सर्वे हम कर रहे हैं तो वहां पर तो इट इज पैरेलल टू ईच अदर, तो दिस इज नॉट ट्रू। एलिप्सॉइड इज एन इरेगुलर सरफेस अप्रोक्सीमेटिंग द फिजिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, नो, जो फिजिकल सरफेस ऑफ द अर्थ है दैट इज नॉट एलिप्सॉइड, ये हम सबको पता है। डी ऑप्शन, जॉइड इज ए रेगुलर सरफेस अप्रोक्सीमेटिंग द फिजिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, नहीं, जॉइड क्या है, जॉइड वो एक हम इमेजिनरी प्लेन कह सकते हैं जहां पे लेवल इक्वल है, राइट, जहां पे मीन सी लेवल है वहां पे तो हमको पता है, जहां पे मीन सी लेवल नहीं है, जहां पे ऊपर जमीन है वहां से जमीन के नीचे, राइट, जो इक्वल पोटेंशियल सरफेस बनेगा उसको हम जॉइड का नाम देते हैं, और फाइनली अगर हम उससे एक लेवल लेते रहे तो एक जॉइड हमारे पैरेलल ऐसे बनते रहेंगे। तो डी पार्ट इज आल्सो नॉट करेक्ट, ए पार्ट इज द आंसर। 26th इट वाज ए पार्ट आंसर, एंड अब हमारा जो टाइम है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर हमारा टाइम हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम बाकी के 26 क्वेश्चन हमने कर लिए, यस, 27th क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और सारे के सारे पेपर को प्रोबेबली 2 वीडियोस और लगेंगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। राहों में मुश्किलें हजार है पर दिल में जीतने का खुमार है, अंधेरों से अब डरना नहीं, अपनी किस्मत खुद लिखनी है, उड़ चले हम बनके